जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जस्ट अफेयर चैनल पे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एमसीक्यूज़ बिकॉज़ हमारे एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ की बहुत बड़ी भूमिका होती है। स्पेसिफिकली जब एमसीक्यूज़ को हम करंट अफेयर के साथ कोरिलेट करके पढ़ें तो आज के इस सेशन में हम आपके साथ 10 एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं जो कि स्टैटिक कम करंट अफेयर से है, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्ज़ाम की व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, रिसेंटली रोम डिक्लेरेशन, पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पे है रोम डिक्लेरेशन, ये अडॉप्ट किया गया है, वाज अडॉप्टेड एट अ ग्लोबल हेल्थ समिट। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल से ही हम लोग एक एमसीक्यू बना लेते हैं। पहले आने वाले समय में हो सके आपसे ये पूछा जा सके कि रोम डिक्लेरेशन किससे संबंधित है, या आपसे पूछा जा सके कि रोम डिक्लेरेशन कौन से सबमिट में अडॉप्ट किया गया था। तो आपको याद रखना है ग्लोबल हेल्थ सबमिट। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस ये नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। क्वेश्चन ये है कि जो हमारा रोम डिक्लेरेशन है वो अडॉप्ट किया गया था ग्लोबल हेल्थ समिट के द्वारा। तो ग्लोबल हेल्थ समिट को ऑर्गेनाइज किसने किया था? डब्ल्यूएचओ ने किया था, ओईसीडी ने किया था यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, या यूरोपियन कमीशन एंड इटली, या फिर हमारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी। तो आपको याद रखना है इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी यानी यूरोपियन कमीशन एंड इटली। तो ग्लोबल हेल्थ समिट 2021 में यूरोपियन कमीशन एंड इटली के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां पे रोम डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया है। अब डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं ये रोम डिक्लेरेशन क्या है। देखिए, सबसे पहले आप समझिए 2021 में जब सेकेंड लॉकडाउन हमारे यहाँ चल रहा था तो वर्ल्ड में थर्ड वेव जो है वो चल रहा था। तो उस टाइम पीरियड पे काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हुए यूरोपियन कंट्रीज़ के। यहाँ काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटी हुई, हमारे यहाँ भी हुई। हालांकि डब्ल्यूएचओ का जो डेटा आया है वो काफ़ी ज़्यादा वेग है, ऐसा गवर्नमेंट विंग्स बता रहे हैं। बट पूरे वर्ल्ड वाइड कैजुअलिटी हुई, जिसमें हम देख सकते हैं कि यूरोप का कुछ ज़्यादा ही नुकसान होता हुआ नजर आया। G20 नेशंस यहाँ इन्वॉल्व है इस समिट में। G20 नेशन ने को होस्ट किया है। इट इज़ होस्टेड बाय, ये होस्ट किया गया था आपके यूरोपियन और इटली के द्वारा, यूरोपियन नेशन और इटली के द्वारा को होस्ट किया गया था G20 के द्वारा। और सेकेंडली आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि यहाँ पे रोम डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया। अब इस रोम डिक्लेरेशन में कुछ बातें दी गई हैं। अब ये क्या बातें हैं? ये बातें हैं कि अगर कभी इस तरह का पेंडेमिक आएगा फ्यूचर में तो उसके लिए किस तरह की प्रिपरेशन होगी, बेटर प्रिपरेशन किस तरह की होगी, ताकि इस तरह के जो लॉसेस हैं उसको हैंडल किया जा सके। साइड बाय साइड यहाँ पे मल्टीलैटरल हेल्थ आर्किटेक्चर की बात की गई है, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन का इतना असर है कि अब कोई बीमारी एक कंट्री में स्टैग्नेंट नहीं रह सकती है, अब ये फैलेगी। तो आप आइसोलेट नहीं रख सकते अपने आप को, ये कोविड ने दिखा दिया। तो इसके लिए क्या प्रिवेंशंस होने चाहिए, क्या एक्शंस लेने चाहिए। साइड बाय साइड जो डेवलपिंग नेशन है या जो पुअर नेशंस हैं, वहाँ पे अगर इस तरह का इन्फेक्शंस आता है तो आप उससे बचोगे नहीं। और सेकेंडली वो कंट्री चूँकि बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, पैसे की कमी है, वहाँ पे बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पाती है, तो वैसे एरिया में आपको ग्लोबली कोलैबोरेट करना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होके स्पेशल एक्शंस वहाँ पे लेने पड़ेंगे। और इसके लिए अभी फ़िलहाल में एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स यानी एसीटी अडॉप्ट किया गया, जो कंट्री में अभी भी कोविड की वेव चल रही है वहाँ के लिए। जो है यहाँ पे जो सोसाइटीज़ लेवल पे हेल्थ के लिए क्या होना चाहिए, ये पॉलिसीज़ बनाने की अप्रोच यहाँ पे की गई। हेल्थ केयर फ्रेमवर्क वगैरह तैयार किया गया जो कि वर्ल्ड वाइड लेवल का होगा। प्रमोट किया गया मल्टी लैटरल लेवल की जो ट्रेडिंग सिस्टम है, ओपन रेजिलिएंट सिस्टम, डाइवर्सिफिकेशन, ये सब चीज़ों को सिक्योर किया गया। ग्लोबली सप्लाई चेन जो है हेल्थ के मैटर में, ये बूस्ट किया गया रोम डिक्लेरेशन में। तो ये सब बेसिक बातें हैं जो आप सोच सकते हो, बट स्टार्टिंग का ये जो पॉइंट है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड है हमारे लिए क्वेश्चंस, व्हाट इज अ बीड डिस्ट्रिक्ट फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो, ये है तो करंट अफेयर से, लेकिन यहाँ पे जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इट्स अ बीड डिस्ट्रिक्ट फॉर्मूला। तो हम लोग ये सारी योजनाएं तो पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ बीट डिस्ट्रिक्ट सुना नहीं होगा। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा क्रॉप इंश्योरेंस जो है मॉडल अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये PMFBY है। अब इसको देख लेते हैं डिटेल से। एक्चुअली में अभी जो हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इंश्योरेंस पे करती है क्रॉप्स के लिए,
तो अभी हाल-फिलहाल में क्या हुआ कि हमारे जो आईएमडी है यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि इस साल मानसून जो रहने वाला है नॉर्मल रहने वाला है। मानसून नॉर्मल रहेगा यानी किसी भी एरिया में जो है वहाँ पे क्या हो जाएगी, पानी की कमी होगी, तो वहाँ पे सरकार को भरपूर काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए बीट डिस्ट्रिक्ट फॉर्मूला अपनाया गया जो कि 80 टू 110 का प्लान है। अब ये क्या है समझ लेते हैं। ये इम्प्लीमेंट किया गया है महाराष्ट्र में और साइड बाय साइड एमपी में। फिलहाल में एमपी और महाराष्ट्र में इसको क्या किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है। लेकिन आपको ये जानने की ज़रूरत है कि बीट डिस्ट्रिक्ट क्या है? देखिए, इसमें क्या है कि वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हैं, जहाँ पे पानी की कमी रहती है, ड्राई या सेमी ड्राई जो रीजन्स है उसको आइडेंटिफ़ाई करना और वहाँ पे जो इंश्योरेंस हुआ है फसल का, जो इंश्योरेंस कंपनियाँ इंश्योरेंस की हैं फसल का गवर्नमेंट के हेल्प से, इस योजना के तहत यानी पीएमएफबीएम के तहत वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनियाँ जो हैं, वो होने वाले लॉसेस के एवज़ में पे करेंगी। इसका मतलब समझ गए? इसका मतलब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योरेंस लेती है, इंश्योरेंस करवा रही है फसल का, उस फसल के बिहाफ़ में जो फार्मर्स हैं, उनको पे करेंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन राइट नाउ चूँकि फार्मर का हो चुका है लॉस और फार्मर ने इंश्योरेंस कराया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस योजना के तहत, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस इंश्योरेंस करने वाली जो थर्ड पार्टी है, उसको डायरेक्ट पे करना पड़ेगा किसान को, ऐसा प्रोविज़न लेकर के आई है। ताकि जो काम है वो जल्दी हो सके, डिले ना हो सके बिकॉज़ एज़ वी नो कि गवर्नमेंट के काम में थोड़ा डिले हो जाता है। अगर 10 दिन का भी डिले होता है किसान के खाते में पैसा पहुँचने में, तो ये बड़ी मुश्किल की घड़ी होती है। तो थोड़ी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए यहाँ पे ये काम किया गया है। लेकिन ये 80 टू 110 का प्लान क्या है, ये देख लेते हैं। पहले समझिए जो भी किसान जिनका फसल का लॉस होगा, इसको इम्पोर्टेंस है समझने की ज़रूरत है। जो भी किसान का फसल का लॉस होगा, राइट? उसके एवज़ में वो इंश्योरेंस का क्लेम करेगा क्योंकि इंश्योरेंस की प्रीमियम उसने भरनी है, जो कि बहुत ही कम रुपए है। तो अब क्या है कि वो क्लेम करेगा। अगर टोटल जो भी उसने पैसा अभी तक इंश्योरेंस के नाम पे जमा किया है, उसका अगर 110% से अधिक का क्लेम है, तो कंपनियाँ पैसा नहीं देंगी। तो आप सोचोगे, अरे वाह! ये क्या बात हो गई? अगर किसी भी किसान का सच में अगर वो ₹100 का जमा किया होगा इंश्योरेंस के नाम पे और उसका लॉस हो गया होगा ₹120 का, तो वो क्लेम नहीं करेगा? ऑब्वियस सी बात है, एथिकल ग्राउंड बनता है, क्लेम तो वो करेगा। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट बोलती है कि 110% का अगर होगा तो जो है कंपनी जो है वो पे नहीं करेगी, यानी किसान को पे कौन करेगा कब तब? यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा कि जो फार्मर्स हैं उनको पे कौन करेगा? तो फार्मर्स को पे करेगा स्टेट गवर्नमेंट। अगर 110 से अबव का है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पे करेंगी किसान को, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए जो भी इंश्योरेंस है, उस इंश्योरेंस का 60% क्लेम किया गया है। यानी इंश्योरेंस के नाम पे जितनी अमाउंट आपने जमा की है, मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ पे ध्यान में रखना है, जितनी अमाउंट आपने जमा की है उसका 60%। लेकिन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा इंश्योरेंस टोटल इंश्योरेंस का पैसा नहीं, मतलब जितना इंश्योरेंस में आपने अभी तक जमा किया है। लेट्स सपोज़ कि आपका इंश्योरेंस जो है वो कुछ एक्स रुपीज़ का है, लेकिन आपने अभी तक जमा किया है ₹100 ही, राइट? और अगर आपका लॉस हो गया है 60% लॉस हो गया है, ठीक है? तो 60% लॉस होने के कंडीशंस में क्या होगा कि जो कंपनियाँ होंगी, इंश्योरेंस कंपनियाँ होंगी, वो पे कर देंगी किसान को जितना उनका लॉस हुआ है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का क्या होगा? वो तो लॉस फेस करेंगी। उनको क्या हेल्प मिला? उनको क्या फ़ायदा मिला? क्योंकि वो भी तो उनका बिज़नेस है ना। तो इसलिए यहाँ पे इस इंश्योरेंस कंपनी को 20% कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट देगा। यानी 60% तो फार्मर को मिल गया क्लेम के हिसाब से, लेकिन 20% स्टेट गवर्नमेंट देगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे जो क्लेम है वो 70% हो जाए फार्मर की तरफ से, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में स्टेट गवर्नमेंट 10% का पैसा देगी, ठीक है? तो इस तरह से है। तो वही यहाँ पे 110 तक है और अगर ये 70 से बढ़ के कितना हो गया? ये 80 हो गया, ठीक है? ये बढ़ के 80 हो गया। तो 80% अगर हो गया है क्लेम, राइट? तो उस कंडीशन में स्टेट गवर्नमेंट कोई भी पैसा नहीं देगी, कोई परसेंटेज इंश्योरेंस कंपनी को नहीं देगी, बल्कि फुल पेमेंट डायरेक्ट करेगी किसको? फार्मर को। तो यही है 80 टू
10 का 110 का फॉर्मूला, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार समझ लेंगे तो याद रख सकते हैं। तो ये हो गया। अब सेकेंडली अगर मान लीजिए जितना का क्लेम किया जाए उतना ही पैसा हो भी रहा हो, माने 50 रुपया किसी ने जमा किया है और 50 रुपया का क्लेम ही है, तो सरप्लस हो गया, तो उस कंडीशन में उनको वो पैसा मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक बात और आपको समझनी है कि जो हमारी एफ पीएमएफबीवाई है, इसके तहत जो पेड बाय फार्मर है इंश्योरेंस का, ये फिक्स किया गया है 1.5% जो है वो टोटल जो सम है इंश्योरेंस क्रॉप का, स्पेशली अगर वो राबी क्रॉप है तो उसका कितना है 1.5% है पे करना। और अगर खरीफ क्रॉप है तो उसके लिए किसान को प्रीमियम के तौर पे फसल्स का 2% पे करना है। अगर कैश क्रॉप है तो फसल के टोटल अमाउंट का 5% जो है एज ए इंश्योरेंस जमा करना है। मतलब बात समझ में आई? मतलब समझिए कि अगर 5,000 रुपये का फसल है, 5,000 रुपये का फसल है, ठीक है, तो उसका 1.5 जमा करना है, 1.5% जमा करना है, कब? जब वो राबी क्रॉप हो, ठीक है। तो ये जो पैसा निकल के आएगा ये इंश्योरेंस का मनी हो गया, इंश्योरेंस का मनी हो गया, समझ गए। तो उसी तरह से यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 2% हो गया अगर वो खरीफ क्रॉप है। और अगर कैश क्रॉप है तो इसमें 5% ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा पैसा जमा करना पड़ेगा फार्मर्स को, बिकॉज कैश क्रॉप में इनकम भी अच्छी होती है। तो ये है। अच्छा, एक और बात जान लीजिए, यहाँ पे फैमिली का डेफिनेशन भी है, यहाँ पे फैमिली का भी डेफिनेशंस है। फैमिली का डेफिनेशंस क्या है वो भी ध्यान में रखिएगा। फैमिली का डेफिनेशंस के हिसाब से हस्बैंड, वाइफ और उनके माइनर चाइल्ड, गवर्नमेंट के नज़र में यही फैमिली है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तीसरा हमारा क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे कतकारी ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में है। रिसेंटली ये न्यूज़ में थे बिकॉज प्रधानमंत्री वन धन योजना के तहत इनकी जो गिलोय है काफ़ी न्यूज़ में रही कोविड के टाइम में। तो गिलोय को जो है, चूँकि गिलोय जो है एक ऐसा हर्ब है जो एंटी पायरेटिक हर्ब है, कंसिडर किया गया कोविड के टाइम में। तो इसके लिए इनको बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में भी रहे थे। आपको बताना है इस ट्राइब के बारे में, गिलोय के बारे में नहीं बल्कि ट्राइब के बारे में बताना है कि ये ट्राइब जो है ये कहाँ की है। क्या ये उड़ीसा में प्राप्त होती है? ये ट्राइब उड़ीसा के हैं, जनजाति जो है उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, या फिर ये जो है पीवीटी जो है ट्राइब से, यानी पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा। तो इसका आंसर देखो, ये 1 तो है नहीं क्योंकि उड़ीसा के नहीं है ये। इसका आंसर 2 सही है क्योंकि ये पीवीटी ग्रुप में आते हैं। थोड़ा-सा समझ लेते हैं यहाँ पे क्या है। रिसेंटली जो कतकारी ट्राइबल कम्युनिटी है, ये न्यूज़ में रहे जस्ट बिकॉज़ ऑफ गिलोय का मार्केटिंग जो है काफ़ी ज़्यादा इनके द्वारा हुआ। और यहाँ पे हम देखेंगे कि कतकारी जो है अगर हम देखें तो ये लोकेटेड होते हैं आपके पालघर, है ना, रत्नागिरी, थाने, जो कि महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट हैं। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि कथककारी ट्राइब्स न्यूज़ में हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ट्राइब्स, तो कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से हैं। और सम प्लेस ऑफ गुजरात में भी ये मिलते हैं। सेकेंडली आपको ये बता दें जो गुजरात का रन ऑफ कच्छ है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये इन्वॉल्व होते हैं आपकी कत्थक, जो कत्था होता है जो यूज़ किया जाता है कलर्स के लिए, स्पेसिफिकली जो तंबाकू होता है उसमें यूज़ होता है कलर के लिए, ये यूज़ किया जाता है। जिसमें जो लकड़ी होती है, उस लकड़ी को ये लोग इनकलकेट करते हैं, उसको बॉयल करते हैं और उसका जो स्टीम होता है, उसके स्टीम को एक्युमुलेट करके वो जो है कत्थक का निर्माण करते हैं, कत्था का निर्माण करते हैं। एक्चुअली शुद्ध प्रोनाउंसिएशन इज़ अ कत्था, जो कि यूज़ होता है आपके तंबाकू वगैरह में कलर के लिए, स्पेशली पान मसाला, पान वगैरह में। तो उससे संबंधित ये ट्राइब्स हैं। आपको मैं बता दूँ ये एक हमारी पर्टिकुलर पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप्स है जो कि पूरे भारत में 75 है। आपको ये भी ध्यान में रखना है साइड बाय साइड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो पीवीटीजी ग्रुप होते हैं उसको होम मिनिस्ट्री आइडेंटिफाई करती है। होम मिनिस्ट्री आइडेंटिफाई करती है, याद में रखना है आपको। साइड बाय साइड हमारे यहाँ टोटल आपको याद रखना है 18 हमारे ऐसे जो पीवीटीजी ग्रुप्स हैं, है ना? जो कि बिल्कुल ही एकदम से आप कह सकते हो कि 75 में 18 जो हैं, 75 में 18 ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल कंडीशंस में हैं और ये काफ़ी हमारे स्टेट्स और यूटीज़ में स्कैटर्ड वे में हैं। टोटल 75 है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली द टर्म रियलाइज़ इक्विटी
ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज इन न्यूज़। तो ये न्यूज़ में था, ये है क्या? अब यहाँ पे रियलाइज इक्विटी की बात की जा रही है, तो व्हाट इज दिस? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं वो आप देख सकते हो एक बार से इसको, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक्चुअली में यहाँ पे आप समझिए, ये आरबीआई के द्वारा एक कंटीजियस रिस्क बफर है। ये क्या है? पढ़ लेते हैं इसको, समझते हैं क्या है। आरबीआई जो है ट्रांसफर मनी करती है कब? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जब उनके पास सरप्लस पैसा होता है। और ये सरप्लस पैसा को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देने के लिए बाध्य है। क्यों बाध्य है? उसके पीछे रीजन है आरबीआई का सेक्शन 47। आरबीआई एक्ट 1934 के हिसाब से सेक्शन 47 ये कहता है कि आरबीआई के पास जब भी सरप्लस मनी होगी उसका एलोकेशन वो किसको करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करेगा। साइड बाय साइड इस बात पे मुहर जो है बिमल जलान कमेटी के द्वारा भी लगाई जाती है। बिमल जलान कमेटी जो कि बैठी थी किस लिए? इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई, आरबीआई, ठीक है। तो ये आपको देखो, समटाइम्स होता है ना कि कमिटी का नाम, पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो कमिटी जो थी वो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क थी, राइट, बिमल जलान कमेटी। अब इन्होंने रिकमेंड किया था कि जब भी पैसा होगा, जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वो पे करना है। इन्होंने एक और पॉइंट मेंशन किया है जो कि क्लियरली रिकमेंड किया है, और जो है यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से मेंशन किया गया है। दो कंपोनेंट है आरबीआई के कैपिटल के, एक है रिलायंस इक्विटी और दूसरा है आपका रिवोल्यूशन बैलेंस। रिलायंस इक्विटी क्या होता है? रिलायंस इक्विटी जो होता है इज अ फॉर्म ऑफ कंटीजेंसी फंड से जितनी भी तरह के रिस्क जो होते हैं, जो लॉसेस हो सकते हैं प्राइमरी लेवल पे बैंकिंग करने में, जो भी रिटेन अर्निंग होती है, ठीक है, जो भी रिटेन अर्निंग होती है, तो उस अर्निंग को करने के लिए जितना भी आपको लॉस मिटिगेट करना पड़ता है, उस लॉस को सहने के लिए आपके पास पहले से एक बफर पैसा होना चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं अपना जो है इक्विटी। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रिलायंस इक्विटी इसको बोला गया है। साइड बाय साइड इसको कंटीजेंट रिस्क बफर भी बोलते हैं। जनरली सीआरबी ही टर्म यूज करते हैं, सीआरबी टर्म यूज करते हैं जनरली, बट आपको थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए जो है ये टर्म, ये मैं यूज करना जरूर अच्छा समझिए, बिकॉज सीआरबी को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सीआरबी को ही बोलते हैं रिलायंस इक्विटी, ठीक है। तो रियलाइज इक्विटी बहुत कम समझ में आएगी, लेकिन अगर सीआरबी आप सुन लोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे कहा गया है, विमल जलान कमेटी कहती है कि अगर सीआरबी का यूज नहीं हुआ है, एक्स्ट्रा पैसा है वहां पे, तो वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया जा सकता है। सरप्लस जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ऐसा विमल जलान कमेटी कहती है। लेकिन उसके लिए कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं। कहा गया है कि रिलायंस इक्विटी अगर है तो उसका जो है, अगर 5.5 से लेकर के 6.5 के बीच में वो यूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे सकते हैं आरबीआई के बैलेंस शीट में, अगर ये ऐसा दिखता है, रिफ्लेक्ट करता है कि अगर हमारा जो लॉस होने वाला था उस लॉस के बिहाफ में हमने जो सीआरबी मेंटेन करा था वो हमारे पास है, और अगर वो टोटल सीआरबी बहुत ज़्यादा है तो उसका 5 माने मिनिमम 5.5% से लेकर के मैक्सिमम 6.5% तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो पे कर सकते हैं एज अ सरप्लस अमाउंट, ठीक है। तो ये एक है जो कि न्यूज़ में रही थी, बिकॉज ऐसा हाल फिलहाल में हुआ। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चंस। यहाँ पे आप देख सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग, जो है आप देख सकते हो यहाँ पे फीचर ऑफ जल क्रांति अभियान। तो जल क्रांति अभियान का क्या फीचर्स है इसको समझ लेते हैं हम लोग। जल क्रांति अभियान का फीचर्स जो है यहाँ पे आप समझिए, एक नंबर ऑप्शन क्या है हमारा, ए नंबर, क्रिएशन ऑफ जलग्राम, ठीक है, जलग्राम क्रिएट करना है। जल क्रांति अभियान जो कि पुराना है, 2015-16 में स्टार्ट किया गया था, जिसमें जल से संबंधित जो हमारा एम है, जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, वो चलाने के लिए साइट लोकल बॉडीज, एनजीओ का हेल्प लेना, सिटीजन्स का हेल्प लेना करके ये किया गया था। टोटल पूरे भारत डिस्ट्रिक्ट में ये इम्प्लीमेंट किया गया था। जो बेसिकली हमारे जो डिस्ट्रिक्ट थे, स्टेट थे जहाँ पे ज़्यादा पानी का इश्यूज था, उनमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट थे हरियाणा, ठीक है, यूपी, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, मेघालय, ये सब राज्य काफ़ी ज़्यादा पानी की जो कमी है वो झेल रहे हैं। और यहाँ पे टारगेटेड कर करके हर तरीके से, चाहे प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सभी तरह का जो मीडिया प्लेटफॉर्म है इसका यूज़ किया गया, स्कूल में कंपटीशन करवा के, ऐसे करवा करके, राइट, जल के बारे में अवेयरनेस कराने के लिए। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जलग्राम, ये एग्जाम में पूछ देगा तो स्टार्टिंग में आपको ये इशू कर सकता है, जलग्राम क्या है।
चलिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा विथ रेफरेंस टू HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्या सही है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो रिलीज़ की जाती है UNDP के द्वारा, या फिर ये इंडिकेट करती है मेडिकल केयर्स कैसा मिल रहा है पर मिलियन पॉपुलेशंस को किसी भी कंट्री में, या फिर ये इंडिकेट करती है ओनली पैरामीटर्स देखती है ह्यूमन डेवलपमेंट का, ह्यूमन एजुकेशन मैंने एजुकेशन और हेल्थ जो होता है यही पैरामीटर है HDI का। तो ये ऑप्शन है कुछ हमारे, देखिए इसका एक्चुअली में आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये जो है ना ओनली वर्ड्स है यहाँ पे साइड बाय साइड, सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं तैयार होता है, तो ये सरासर गलत है। तो उसी लिहाज से हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि UNDP इसको रिलीज करती है, इसको देख सकते हैं हम सब यहाँ पे। SDI जो है हमारी वो 0 से 1 तक का रैंक देती है, समझ गए? 0 से 1 तक का रैंक देती है, ये एक आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। और यहाँ पे 3 पैरामीटर्स हैं और तीनों के लिए 1/3 मार्क्स है, 1/3 मार्क्स है। टोटल जो वेटेज है वो आपका 0 से 1 तक होता है, रैंक दी जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये रिलीज़ की गई थी, ये SDI 1990 में रिलीज़ की गई थी। पाकिस्तानी पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है? पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे महबूब अल हक, इन्होंने क्रिएट किया था 1990 में। बाद में इसको अडॉप्ट किया गया UNDP के द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, और एवरी ईयर उसके बाद से यूनाइटेड नेशन जो है ये रिपोर्ट रिलीज़ करने लगी, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो जो 3 हैं वो कौन है, तो पहला है हेल्थ, दूसरा है एडुकेशन और तीसरा है एक्सेस करना रिसोर्सेज को। एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज जो होते हैं वो किसी कंट्री में किस तरह से कर पाते हैं कोई भी सिटीजन्स, यानी जो रिसोर्सेज हैं उसको कैसे एक्सेस कर पाते हैं, किस किस आदमी को कितना रिसोर्स एक्सेस करने का प्रिविलेज किसी भी नेशन में प्राप्त है, राइट? तो इन तीनों को ही 1/3 मार्क्स दिए गए हैं, 3 पैरामीटर्स हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे हाईएस्ट स्कोर मिलता है अगर इस पैरामीटर में तो 0.983 होता है, सबसे कम स्कोर होता है 0.268, ये आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत बारीकी से डिटेल्स हो गया, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये सब हमेशा न्यूज़ में रहता है, इसको एक बार दिमाग में रख लिया तो फिर बात बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे लिमिट्स टू ग्रोथ। समटाइम्स टर्मोलॉजी हमें नहीं पता होता, टर्मोलॉजी के कारण हमारा पेपर मतलब क्वेश्चन छूट जाता है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पब्लिश द रिपोर्ट, यहाँ पे बोला गया है लिमिट्स टू ग्रोथ, कम सुना होगा। यहाँ पे इसको देख लेते हैं, इसको कौन पब्लिश करता है, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये क्लब ऑफ रोम के द्वारा पब्लिश किया जाता है, इम्पोर्टेंट बॉडी है। एंसेंट इंडिया का जो हम देख सकते हैं जो भी स्क्रिप्चर्स हमारा है, या जो भी हमारी हारमोनी से संबंधित जो भी एलिमेंट्स हैं, राइट? तो उससे संबंधित ये है, महात्मा गांधी भी एडवोकेट करते थे हमारा जो भी हारमोनीज है, जो हमारे रिसोर्सेज है, ठीक है, उसको भी क्या करना है, उसको बैलेंस बना कर रखना है, राइट? तो यहाँ पे ये जो रोम क्लब है, इसका जो व्यू है वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है, महात्मा गांधी का भी यही व्यूज़ था। बट ठीक है, हमने उसको बहुत ज़्यादा उस लेवल पे एक्सप्लोर हम नहीं कर पाए, हमारे आइडिया को लेकर के कोई और कंट्री चला है, उसका भी वेलकम है, बट हमें भी प्राउड करना चाहिए कि हमारे पास ऐसे आइडिया पहले से ही थे, ठीक है? महात्मा गांधी कहते थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए नहीं, ठीक है? तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट होती है जो लिमिट्स टू ग्रोथ 1972 से ये पब्लिश्ड हो रही है, ठीक है? और इनकी जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, इनकी द्वारा एक बुक भी पब्लिश की जाती है जो है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, 1974 में ये पब्लिश की गई थी। बाद बाकी अदर्स जो है आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में, एजेंडा 21 रिपोर्ट रियो कॉन्फ्रेंस में हुआ था 1993 में, ये भी इसमें इनकी अहम भूमिका रही थी। तो दीज आर दी थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड, ये स्टैटिक पार्ट है अपना, ये ध्यान में रख सकते हैं, रिपोर्ट हमेशा न्यूज़ में होती है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ नेचर से संबंधित है। यहाँ पे बोला जा रहा है प्रोटेक्टेड प्लांट रिपोर्ट जो है वो IUCN ने रिलीज़ की है, किसके साथ, ये सवाल है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, IUCN के द्वारा
और कौन सी ऐसी बॉडी मिलकर के इस प्रोटेक्टेड प्लांट रिपोर्ट को पब्लिश की है? आंसर हो जाएगा हमारा यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, राइट? तो ये अब क्या है, देख सकते हैं 2020 में ही ये रिलीज़ की गई थी, क्योंकि ये लंबे समय पे रिलीज़ होती है, हर वर्ष रिलीज़ नहीं होती है। तो अभी ये रिलीज़ हुई है, तो हमको इसी को लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज़ ये प्रोटेक्टेड प्लांट के बारे में है। तो ये हर साल प्लांट में कोई ऐसा सिम्पटम्स चेंज नहीं हो जाएगा, या ऐसे नंबर्स ऑफ प्लांट्स नहीं बढ़ जाएँगे, या ड्रास्टिकली घट नहीं जाएँगे जो हर साल रिपोर्ट आएगी। तो एक लॉन्ग टर्म पे रिपोर्ट आती है। अब यहाँ पे 2020 में रिलीज़ की गई थी यूएनईपी के द्वारा, और इसके साथ-साथ आईयूसीएन, ये आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों बॉडी मिलकर के ये प्रोटेक्टेड प्लांट रिपोर्ट जारी करती है। इसमें वर्ल्ड वाइड क्या प्रोग्रेस हो रहा है, उसको ध्यान दिया जाता है प्लांट्स के बिहाफ में। 2010 में यूनाइटेड नेशन जो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में इसको क्या किया गया था, इसको जो है अडॉप्ट किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये थोड़ी-सी बेसिक है, यहाँ बेसिक डेटास दिया गया है जिसको एक बार पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो रिपोर्ट्स है ये किनके द्वारा पब्लिश की जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। A76 आइसबर्ग जो है वो क्या था, अंटार्कटिका रीजन्स में वो क्या हुआ था, क्लास कर गया था, जिससे सी लेवल बढ़ गया था, और ये बोला जा रहा था कि सबसे बड़ा आइसबर्ग था हमारा, जो कि क्या हो गया, मेल्ट कर गया। सवाल ये है कि ये कौन से सी में था, ठीक है, कौन से सी में था? देखो, इसका आंसर आपको ध्यान में रखना है, ये वेडल सी में था, ये वेडल सी में था। ये सारे सी जो है ना, ये आपके जो वेडल सी, रोज सी, ठीक है, डेविस सी, या जो है एमुंडसेन सी, ये सब कहाँ पे है? ये सभी के सभी जो सीज़ हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इनका सबका जो लोकेशंस है, वो अपना कौन-सा रीजन्स है? वो अपना जो है आर्कटिक वाला रीजन्स है। तो ये अंटार्कटिक वाला रीजन्स है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे हालाँकि इसका आंसर लिखा हुआ भी है अंटार्कटिका रीजन्स, तो ये ध्यान में रखना है। और साइड बाय साइड यहाँ पे आप ये ध्यान में रख सकते हो कि जो वेडल सी है, ये किसका पार्ट है? ये भी ध्यान में रखना है, ये यूएसए का पार्ट होता है। ये यूएसए का सी माना जाता है, एक्सटेंशन है यूएसए का एरिया वहाँ तक। तो ये आप इम्पोर्टेंट है, याद रखोगे। और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि आखिर कैसे साइंटिस्ट को मालूम चला कि A76 जो आइसबर्ग है, ये क्या हो रहा है, ये आपका स्पॉट किया गया है कि ये डूब गया है, बर्बाद हो गया है, क्लैश कर गया है। तो इसके लिए सैटेलाइट से इसकी इमेज ली गई थी। जो सैटेलाइट इमेज दी थी, वो सैटेलाइट कौन-सी थी, वो आपको याद रखना है। इट्स अ कोपरनिकस सेंट्रल-1, ठीक है? तो ये है, और ये जो सैटेलाइट है, ये बेसिकली इसी मिशन पे है, जिसका काम है आइसबर्ग जितने भी ब्लॉक हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, उनको मेजर्स करना, कहाँ पे उनका पोजीशन है, ये सब देखना, ठीक है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और लास्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। रसिया यूक्रेन के वॉर के कारण ये भी न्यूज़ में रहा है, तो यहाँ पे आपसे सवाल स्टैटिक वाला है। इट इज़ द अर्थ माइक्रोग्रेविटी लेबोरेटरी इनेबलिंग स्पेस रिसर्च, क्या ये माइक्रोग्रेविटी में रिसर्च करती है? एलईओ है, लोअर अर्थ ऑर्बिट पे ये प्लेस किया गया है। क्या यहाँ पे इसरो का प्रोजेक्ट भी कोलैबोरेट करता है? तो यहाँ पे आप देखिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है, थर्ड नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, आईएसएस के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, रिसेंटली रशिया ने अनाउंस कर लिया है कि वो विथड्रॉ करने वाले हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 2025 में। इवन उन्होंने ये भी बता दिया कि उनकी बहुत सारी योजना, जिसमें जो है फ्लोटिंग लेबोरेटरी वो सेटअप करने वाले थे 2030 में, जिसमें भी अपने मेंबर जो कंट्रीज हैं उससे वो बाहर निकल चुके हैं, इसको खुद ही वो लॉन्च करेंगे। मीर स्पेस स्टेशन पहले सोवियत यूनियन का हुआ करता था, जिसको रसिया ऑपरेट करता था आपके यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद। बिकॉज़ यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद रसिया ने उसकी सॉवरेनिटी जो है वो अपहोल्ड की थी। तो इनके द्वारा मीर स्पेस स्टेशन चलाया जाता था, जो कि वर्किंग में नहीं रह गया, जो है आपके हम देख सकते हैं 2001 के बाद से। एक देखा जाता था तो 1998 में वो फंक्शनिंग में नहीं रह गया था। लेकिन वो 1986 से देखा जाए तो 1986 से प्रॉपर्ली 1998 तक अच्छे से वर्क किया है। लेकिन 2001 में यहाँ पे हम देखेंगे कि पूरी सर्विस समाप्त हुई। ठीक है? मतलब 100% एफिशिएंसी डाउन हो गई थी, लेकिन 2001 तक वो सस्टेन कर पा रहा था, तो इसलिए हम प्रॉपर फंक्शनिंग तक 1998 मानेंगे।
और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अदर्स कंट्री हैं, अदर्स कंट्री कौन-कौन से? रसिया के साथ-साथ जो है नासा, जो कि आपके यूनाइटेड स्टेट का है, रॉसकॉस्मोस जो कि रसिया का है, स्पेस स्टेशन, स्पेस एजेंसी सॉरी, और जाक्सा जो जापान का है, यूएसए जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ का है, कनाडा का जो है सीएसए। ये सभी जो स्पेस स्टेशंस है, स्पेस एजेंसीज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी की, 5 कंट्री की, इनके द्वारा आईएसएस का निर्माण किया गया है। लेकिन उससे पहले आपका क्या था? मिर स्पेस स्टेशन था, जो रसिया का था। अब चूँकि रसिया ने विथड्रॉ करने की बात कर दी है, तो इन फ्यूचर क्या होगा? अलग स्पेस स्टेशंस भी होंगे। हालाँकि इसकी पहल चाइना ने भी बहुत पहले की है, लेकिन विथड्रॉ करके अलग बनाने की बात नहीं की है। साथ में भी रहेंगे और अलग से भी बनाएँगे, ऐसा चाइना का पहले से भी है। ठीक है? लेकिन यहाँ पे इनका एक बहुत एम्बिशियस मिशन था, जो कि फ्लोटिंग लैबोरेटरी वाला था। तो वो जो है अब देखा जाएगा कैसे ये वर्क कर पाएँगे यहाँ पे। साइड बाय साइड हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्पेस स्टेशन है वो ऑब्वियस है, लो अर्थ ऑर्बिट में है, जो महज 227 जो है अपने एल्टीट्यूड पे है। अगर देखा जाए तो 420 माइल या 420 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस है, ये आप देख सकते हो। और आईएसएस की बात करें तो ये 90 मिनट में 1 चक्कर लगा लेते हैं। इसका मतलब होता है पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लेते हैं वो 1 दिन में 16 बार, यानी वहाँ पे आईएसएस में 16 बार सन रेज़ होता है और सन सेट होता है 16 बार दिन भर में। तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। तो ये थी हमारी एमसीक्यूज़ जो कि मैंने स्टार्ट की है आपके लिए। आई